चलो यहाँ देखो, मेथड्स ऑफ सेपरेशन बोले, तुम्हारे बुक में से मेथड्स ऑफ सेपरेशन उड़ा दिया है, लेकिन चांद में दिया है। तो मेरे नोट्स में सब चीज़ रहेगा, ठीक है। तो चलो हम बता दे रहे हैं, अगर आ गया क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, मेथड्स बहुत सारा होता है सेपरेशन का। इवापोरेशन, क्रोमोटोग्राफी, सब्लिमेशन, फिर डिस्टिलेशन, एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, ये होता है। एक होता है क्रिस्टलाइजेशन। चलो यहाँ देखो, तो बहुत सारा होता है सब मेथड्स, ठीक है। अब इसमें जो है, अच्छा एक क्वेश्चन हम बताना हम भूल गए थे। इवोपोरेशन तो बता ही दिए थे कि लिक्विड से किस में बदल जाता है, गैस में। इवोपोरेशन क्या होता है, एट नहीं बिलो बॉइलिंग पॉइंट एट एनी टेम्परेचर। और तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ इवोपोरेशन। ये चीज़ हम क्वेश्चन बताना भूल गए थे। मेरा सवाल भी सुन रहे हो, कॉपी में लिख भी लेना, राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ इवोपोरेशन। तो देखो, आवर बॉडी कूलिंग, मतलब जो हमारा पसीना सूखता है तो बॉडी कूल होता है, ठीक है। और उसके वो बॉडी ठंडापन आता है तो इवोपोरेशन के कारण होता है। पसीना सूखेगा, ठंडा लगता है ना, हवा पंखे चलाएंगे तो। उसके बाद तुमको कुल कुल लगेगा। उसके बाद जो से ये जो है, तुमको मटका में पानी जो है क्यों ठंडा रहता है, ये सवाल पूछता है। तो मटका में छिद्र रहता है छोटा छोटा, उसमें से पानी निकलते रहता है हल्का हल्का। वो पानी क्या होता है, वाष्पन होके इवोपोरेट होके ऊपर जाएगा, तो इसका हीट जो है बाहर निकलेगा और वातावरण से क्या होगा, कूलिंग होगा। तो ये पूछेगा मटका का पानी ठंडा क्यों रहेगा, इवापोरेशन के कारण। हमको जो हल्का ठंडा लगता है पसीना जब सूखता है तो क्या क्यों होता है, इवापोरेशन के कारण। अब गूगल पे जाना, सर्च मार दो राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ इवापोरेशन, जाके छाप के इंग्लिश में 3 वो कॉपी में चिपका देना, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे इवापोरेशन। इवापोरेशन से हम लोग किसको किसको अलग करते हैं, तो देखो इंक है, इंक है, तो इंक जो है ना, इंक बनता है क्या चीज़ से पता है, वाटर से प्लस और डाई से। ये डाई बहुत कलर का हो सकता है, ब्लैक, ब्लू, ये वाला। तो देखो इंक से रंग वाला घटक मतलब डाई। इंक से रंग वाला घटक को अलग करने के लिए कौन सा तकनीक अपनाएंगे, इंक से रंग वाला घटक। इंक बताया कि पानी और वाटर से बनता है, वाटर और डाई से बनता है। तो इस डाई को इंक से हटाने के लिए सिर्फ पानी रह जाए तो इवोपोरेट कर देंगे ना, तो हो जाएगा। तो क्रोमोटोग्राफी से कैसे क्या चीज़ अलग करते हैं क्रोमोटोग्राफी से, तो यहाँ पे देखो क्रोमोटोग्राफी से सेपरेट पिगमेंट्स ऑफ डिफरेंट कलर प्रेजेंट इन ब्लैक इंक। देखो अब जो ब्लैक कलर का जो इंक है तो डाई है, तो इस डाई के अंदर भी बहुत सारा कलर होता है, ठीक है ना। उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रोमोटोग्राफी। अब तुमको कन्फ्यूजन हो रहा है ना, देखो इसे का पूछे इंक से, पूछे अगर इंक से रंग वाला घटक यानी कि कलर वाला कंपोनेंट कैसे अलग करेंगे, तो इवापोरेशन। अब पूछे कि इंक से जो ब्लैक जो कलर प्रेजेंट होता है ब्लैक इंक में, वो कैसे हटाएंगे। देखो ये नहीं समझ में आ रहा है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ देखो फिर से बता रहे हैं, ध्यान से समझो। देखो एक है इंक, इंक क्या चीज़ से बनता है, वाटर प्लस डाई। डाई अपने आप में बहुत सारा कलर से बनता है, ठीक है। अब जो है हम चाहते हैं कि इस पूरे को, हम चाहते हैं कि इस पूरे को समाप्त कर दे, हटा दे, तिरंग वाला घटक हट जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, इवापोरेशन। लेकिन हम चाहते अब कि नहीं पूरा नहीं समाप्त हो, सिर्फ ये वाला जो घटक समाप्त हो। एक डाई बहुत सारा कलर से मिलके बनता है, ब्लू ब्लैक है तो ब्लैक हट जाए, तो ब्लैक हटा दे। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रोमोटोग्राफी। फिर से क्या है कि जो ब्लड से नशीला पदार्थ अलग करना। ब्लड में अगर नशीला पदार्थ घुला हुआ है, अगर मतलब दारुए पी लिए और उसमें घुला हुआ है ब्लड में, चाहे ड्रग्स वगैरह, तो उसको क्रोमोटोग्राफी से हटा सकते हैं, ठीक है। फिर सब्लिमेशन तो बता ही दिए, कैम्फर किसका एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन होता है उसमें। अगर मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड और नमक का, तो कैसे अलग होगा, तो अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, सब्लिमेशन हो, नमक वही रह जाएगा। तो इसके लिए इवापोरेशन नहीं है, ठीक है। क्या है, सब्लिमेशन। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के लिए भी सब्लिमेशन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है, यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं हम, ये देखो ये हाँ यहाँ पर है,
अगर दो लिक्विड, टू मिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाई, अगर दो मिसिबल लिक्विड है मतलब एक दूसरे में मिलने वाला लिक्विड है तो उसको कैसे अलग करेंगे? तो उसका दो प्रक्रिया, एक होता है डिस्टिलेशन, एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर वो दोनों लिक्विड के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का अंतर बहुत ज़्यादा है तब इस्तेमाल करेंगे डिस्टिलेशन। अगर दोनों लिक्विड के बीच में जो आपस में मिल सकता है, जैसे कि पानी और दूध मिल सकता है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अगर बॉइलिंग पॉइंट का अंतर क्या हो, बहुत कम हो। तो इसका एग्जांपल से याद रखना, एसीटोन वाटर को अलग करते हैं डिस्टिलेशन से, क्योंकि दोनों के बीच का दोनों मिल जाएगा आपस में, और इसके लिए मेथड करेंगे डिस्टिलेशन, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का अंतर बहुत ज़्यादा, इसका करेंगे डिस्टिलेशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल मतलब शराब और पानी को अलग करना, शराब में पानी मिला हुआ तुम है पिया कर, तुम चाहेगा एकदम हमको शराब चाहिए एकदम ओरिजिनल, पानी मिला हुआ नहीं, तो क्या करेगा? डिस्टिलेशन। क्या करेगा? डिस्टिलेशन। फिर डिसैलिनाइटेशन मतलब अलवणीकरण, मतलब पानी में नमक मिला हुआ है तो इसको नमक को हटाएगा तो क्या करेगा? इवोपोरेशन भी कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। हटाओ, ये वाला तो नहीं पूछता, ये वाला पूछता है एसीटोन प्लस वाटर को कैसे अलग करेंगे? डिस्टिलेशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, डिस्टिलेशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जिसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, एसीटोन मतलब क्या होता है? एसीटोन मतलब ये होता है, ये नहीं हटाते हैं नेल पॉलिश, उसी को बोलते हैं एसीटोन, व्हाइट कलर का नहीं रहता, थिनर। अच्छा, थिनर। हाँ। अब यहाँ पे देखो वायु से गैस अलग करना है, वायु से गैस अलग करना है। वायु, एयर में बहुत सारा गैस है, ये सब आपस में मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग प्रोसेस अपनाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वैसे पेट्रोल है उसी में क्रूड ऑयल भी मिला रहता है, तो पेट्रोल जो है क्रूड ऑयल से प्राप्त करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पूछेगा पेट्रोल कौन से प्रोसेस से प्राप्त करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब यहाँ पे देखो अगर दो इमिसिबल लिक्विड हो मतलब आपस में मिले ही नहीं, जैसे ऑयल वाटर, सब उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? तो सेपरेटिंग फनल से। इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? सेपरेटिंग फनल से। जैसे पेट्रोल को वाटर से अलग करना रहा तो सेपरेटिंग फनल लगाएंगे, ऑयल को वाटर से अलग करना हो सेपरेटिंग फनल लगाएंगे, एसीटोन को वाटर से अलग करना हो तो मिसेबल है तो डिस्टिलेशन करेंगे, अल्कोहल को प्यूरिफाई करना हो, शराब से पानी अलग करना हो तो डिस्टिलेशन करेंगे, एयर के अलग अलग कंपोनेंट को अलग करना हो तो, एयर से गैस को अलग अलग करना हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, पेट्रोल प्राप्त करना हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। फिर से तुमको जो इंक से है कलर वाला कंपोनेंट हटाना हो तो इवापोरेशन करेंगे। फिर से तुमको क्रोमेटोग्राफी कब यूज करते हैं? तो ब्लड से नशीला पदार्थ हटाने के लिए। फिर जो डिफरेंट कलर पिगमेंट होता है ब्लैक कलर में प्रेजेंट, उसको हटाने के लिए भी, को अलग करने के लिए। वाटर डाई को अलग नहीं, डिफरेंट कलर प्रेजेंट जो रहता है इंक के अंदर उसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये दिया हुआ तुम्हारे बुक में इंपॉर्टेंट है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। वो तो नहीं दिया था, ये दिया है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल चेंज केमिकल चेंज क्या होता है? तो रिएक्शन में दो तरीके का चेंजिंग आता है, एक फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज। जैसे कि हम क्या कहिए कि हम पेपर को लिए, पेपर जल गया, तो पेपर जल गया तो क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। लेकिन आइस है, आइस क्या हो गया? पिघल गया। इसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, इस समय फिजिकल चेंज होगा। तो कौन फिजिकल चेंज है कौन केमिकल चेंज है, इसका बहुत सारा एग्जांपल है, ढेरों। इसको याद करना है, समझना है, एक ट्रिक में याद हो जाएगा। इसका पहले प्रोसेस मतलब समझिए। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा। मतलब पेपर है तो पेपर बना होगा लकड़ी से, कार्बन से, ठीक है ना, कार्बन से बना होगा और कुछ से बना होगा, लेकिन वो जल जाएगा तो राख बन जाएगा, तो केमिकल ही चेंज हो जाएगा उसका। लेकिन जो है पानी लेकिन जो है फिजिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज होता है। बर्फ़ भी बनता है पानी से, बर्फ़ पिघल भी जाएगा फिर भी क्या होगा? पानी होगा। इसमें जो केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, नया चीज़ नहीं बनेगा, सॉरी न्यू सब्सटेंस बन जाएगा, होगा, इसमें नहीं बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, इसमें वही चीज़ रहेगा, ठीक है। ये रिवर्सिबल भी होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल, लेकिन हमेशा नहीं, जनरली होता है लेकिन हमेशा नहीं। जैसे फोटोसिंथेसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ बाइमेंट्स है, तो ये सब ऐसा चीज़ है कि ये सब केमिकल चेंज हो रहा है इसमें, लेकिन रिवर्सिबल होता है। फोटोसिंथेसिस रिवर्सिबल हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन जनरली कहते हैं, जैसे जैसे मान लो कि कटिंग ऑफ पीस ऑफ पेपर क्या है, जैसे क्या है, पेपर को हम लोग काट दिए, केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज? केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज तो रिवर्सिबल होता है। अब पेपर को जोड़ के दिखा, एकदम छोट छोट काट दिए, नहीं जुड़ पाएगा।
तो जनरली कहते हैं कि होता है लेकिन हमेशा नहीं, लेकिन फिर भी तुम क्या लिखोगे जनरली, जनरली शब्द लिखा रहेगा। अगर ऐसा स्टेटमेंट आएगा कि जो फिजिकल चेंज है ऑलवेज रिवर्सिबल होता है तो क्या होगा, गलत स्टेटमेंट। फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल तो क्या होगा, सही स्टेटमेंट। ऑलवेज नहीं लगना चाहिए शब्द, समझ गए, इसके लिखे नॉट ऑलवेज। इसमें जो केमिकल चेंज में कलर चेंज हो सकता है, इसमें स्टेट चेंज नहीं होता है केमिकल चेंज में, लेकिन फिजिकल चेंज में स्टेट चेंज हो सकता है। सॉलिड लिक्विड में बन जाएगा, लिक्विड गैस में बन जाएगा, गैस सॉलिड में। जितना भी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट होता है ना, वो सब फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, फिजिकल चेंज का। अब यहाँ पे देखो, तो याद हो गया यहाँ पे केमिकल चेंज फिजिकल चेंज के बीच का अंतर। हाँ, कलर चेंज होता है फिजिकल चेंज में, कलर चेंज नहीं होता है। मास लॉस होता है, नहीं, मास किसी में लॉस नहीं होगा, ना केमिकल चेंज में ऐसा ना तो फिजिकल चेंज में। ये हम इसका 10 किलो को जला दिए है ना, हाँ, तो राख हो किताब को 250 ग्राम हो जाएगा। चलो तुमको इसके बाद अगला चैप्टर में यही पढ़ना है। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसके लिए अगला चैप्टर आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मिलेगा, तुमको पता चलेगा राख का वैल्यू भी वही है। और डेमो दिखा दे हम, मास वही रहेगा क्योंकि मास कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। केमिकल चेंज हो या फिजिकल चेंज है, मास कभी भी लॉस नहीं होता है। ठीक है, कैसे नहीं लॉस होता है वो बाद में बताएंगे। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन यहाँ पे सब पढ़ते हैं, 4 वो यहाँ पे ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। केमिकल चेंज आर यूजुअली रिवर्सिबल, केमिकल चेंज हाँ यूजुअली रिवर्सिबल होता है लेकिन नॉट ऑलवेज। इन ए फिजिकल चेंज देयर इज ऑलवेज चेंज इन स्टेट, सही बात है, फिजिकल चेंज में हमेशा स्टेट चेंज होता है। ऑल फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, जो फिजिकल चेंजेस है रिवर्सिबल है, कुछ इरिवर्सिबल भी है। ऑल बोल रहा, ऑल ऑलवेज नहीं आना चाहिए, जनरली शब्द आना चाहिए। इसी कारण ऑल बोल रहा है। सटीक ऑप्शन चुनना होगा तो ये वाला चुनेगा, फर्स्ट यूजुअली लिखा हुआ है कि इसमें। समझ में आ रहा है भाषा, बेहुदा कहीं तो इतना ना बोलता है, लबर लबर बाप का घर है जिस लबर। तो यहाँ देखो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। अब देखो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरिजन। अभी क्या एग्जांपल याद करेंगे समझेंगे। जंग लगना, तो जंग लगता है ना, तो बहुत सारा जंग का केमिकल फार्मूला भी पढ़ाएंगे, वो केमिकल चेंज है जंग लगना। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, कलर भी चेंज हो जाएगा कंपाउंड का, और लोहा दूसरा चीज़ बन जाएगा जंग लग के। ठीक है ना, तो कोरिजन जंग लगना क्या है, केमिकल चेंज है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड का जर्मिनेट होना, ये भी केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, खाना का तुमको पाचन होना, खाना खाए खाना बदल के दूसरा चीज़ में, केमिकल चेंज। डिकम्पोजिशन, किसी चीज़ को तोड़ना, वो भी केमिकल चेंज है। किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं आग से, सड़ गया चीज़ है ना, हाँ, तो वही हो गया कंपोजिशन। आग लगना, कंबशन, जैसे पेपर का जलना, हाँ, तो वो इरिवर्सिबल है। बर्निंग ऑफ पेपर, वही तो केमिकल चेंज है। रिपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का सड़ना, केमिकल चेंज हो गया, फल अब वापस ताज़ा नहीं हो सकता। एक्सप्लोटेशन ऑफ क्रैकर, ये भी केमिकल चेंज है, पटाखा जलना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर को तोड़ देना, वापस जोड़ नहीं सकते हैं, ये भी केमिकल चेंज है। ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस करके नहीं तोड़ते हैं, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन, तो वही ना हो गया, पानी को तोड़ना। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दही का खट्टा होना, केमिकल चेंज है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो जैसे CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूट गया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बन गया। ठीक है ना, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, एक और एग्जांपल एक दिखाएंगे लास्ट में, BBI। चलिए केमिकल चेंज सब याद हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा कहाँ कंफ्यूज होता है, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स ये सब में। ठीक है, रस्टिंग क्या है, जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या है। अच्छा, फिजिकल चेंज में कहाँ है, तो जहाँ भी इंटर कन्वर्जन हो जाए स्टेट का, किसका उदाहरण है, फिजिकल चेंज का। सॉलिड लिक्विड गैस आपस में बदलते रहे, ये सब फिजिकल चेंज है। जैसे इवोपोरेशन, तो इवोपोरेशन में क्या होता है, कोई चीज़ लिक्विड गैस में बदलता है, तो ये क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन पता है ना, अभी अलग करने का टेक्निक, तो ये भी हो जाएगा। सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन भी क्या होता है, वही होता है, वही ना, पानी को वो पानी को इसमें क्रिस्टलाइज, जितना सेपरेशन करने का भी विधि है ना, सब फिजिकल चेंज में आ जाता है। फिर से उसके बाद डिसॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, छोड़ो। कटिंग का फूड,
लकड़ी को काटना क्या है, फिजिकल चेंज हाँ, है। तो फिर उसको चिपका के कटिंग ऑफ पेपर, वाटर बॉइलिंग। चिपका देंगे उसको। कहाँ यूजुअली ऑलवेज सब नहीं समझ में आ रहा है। हाँ हाँ समझे। समझ में आ गया, तो ये सब फिजिकल चेंज है। देखना, पानी का बुलबुलाना क्या, वाटर बॉइलिंग, फिजिकल चेंज है। ठीक है। मेल्टिंग, बॉइलिंग, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, सेपरेशन विधि, सब क्या है, फिजिकल फिजिकल चेंज। चेंज है, क्योंकि याद सब रहेगा। स्टेट ही इन लोग का स्टेट ही फिजिकल स्टेट है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बुक में दिया हुआ है जो तुम्हारे एग्जाम में पूछता है। एनडीए। हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अक्षांत का, जाके देख लेना। अपने से पढ़ता है बुक। कभी चलिए कभी। चलिए, देखो ये भी एग्जाम्पल दिया होगा। इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट, जिसमें हाइड्रेटेड है, टू वाटर का मॉलिक्यूल्स लग गया, मतलब क्या, हाइड्रेटेड पानी वाला मॉलिक्यूल्स। इसका कलर होता है ब्लू। इसको अगर हीट करेंगे तो ये कॉपर सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट बन जाएगा। इसको और हीट करेंगे तो ये ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फेट में टूट जाएगा, ये कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक में। हो जाएगा। तो देखो, तुमको दिखने से लग रहा होगा कि खाली इसमें केमिकल चेंज हो रहा होगा, नहीं, इसको रखना है तुमको। अगर बोले जो कन्वर्जन हो जाए ब्लू कॉपर सल्फेट का ब्लैक में, ब्लू कॉपर सल्फेट का ब्लैक में, ब्लू कॉपर सल्फेट का ब्लैक में, अगर ये बन जाए ब्लैक वाला तो बोलेंगे केमिकल चेंज। और ये ब्लू कॉपर सल्फेट अगर व्हाइट में हीट करके बनता है कॉपर सल्फेट, तो क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इफ द ब्लू कॉपर ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, अगर एक ब्लू कलर इसका चेंज हो जाए व्हाइट में तो हो जाएगा फिजिकल चेंज। आई कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर ब्लैक में हो जाएगा तो केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। याद रहेगा, केमिस्ट्री में रखना पड़ता है एक दो चीज। ठीक है, कलर उलर याद रहेगा। चलो, a sample of carbon dioxide gas that undergo a transformation of solid to liquid that gas would undergoes and that to gas would undergoes। मतलब बोल रहा है, इतना लंबा चौड़ा भाषण लिखा है। एक सैंपल है कार्बन डाइऑक्साइड का, पहले सॉलिड था, फिर अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन, फिर किस में चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड में, फिर लिक्विड बन गया, फिर वो लिक्विड से किस में चेंज हो जाता है, गैस में। तब क्या होगा, चेंज इन डेंसिटी, नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, चेंज इन मास, चेंज इन कंपोजिशन। दिमाग लगाओ क्या होगा। तो भैया मेरे देखो, इनडायरेक्टली पूछा है इतना खतरनाक क्वेश्चन। ये क्या है, ये तुमको ये नहीं, ये दे दिया था शब्द इतना, आइए एग्जाम ये दिया था चुनने के लिए, तो तुमको इससे ये लिखना आना चाहिए। ये लाइन लिखने आ गया। हाँ। बताओ, ये केमिकल चेंज हो रहा है कि फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज होगा। खाली रिएक्शन देख लिया था, केमिकल चेंज पे होता है कहीं का, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट नहीं हो रहा है। स्टेट में भी तो चेंज आ गया। CO2 था, लिक्विड था, अब गैस, सॉलिड था लिक्विड बन गया, लिक्विड था गैस बन गया। खाली रिएक्शन देख के, रिएक्शन फिजिकल रिएक्शन में भी होता है, रिएक्शन देख कर नहीं भागना है। ठीक है ना। तो स्टेट चेंज हो रहा है ना, तो स्टेट चेंज किसका एग्जांपल है, फिजिकल चेंज का। फिजिकल चेंज हो रहा है, तो यहाँ जो ऑप्शन लिख रहा है नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी होगा ऐसा नहीं, ये तो गलत ऑप्शन है। नो चेंज इन मास, मास में चेंज होगा, मास का चेंज मास का तो बात ही नहीं छोड़ होता। दो भाई, ना केमिकल चेंज में मास चेंज होता है ना फिजिकल चेंज में, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, जो हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, लेवोजियर दिया था कि मास कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तीसरा चेंज इन कंपोजिशन, कंपोजिशन में चेंज होगा, केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो कंपोजिशन में चेंज हो जाएगा, नया सब्सटेंस बन जाएगा, नहीं। समझ में आया। चेंज इन डेंसिटी, नहीं, चेंज इन डेंसिटी होगा, हाँ डेंसिटी में चेंज हो सकता है, डेंसिटी में चेंज हो सकता है ड्यूरिंग चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो याद रखेंगे डेंसिटी में चेंज हो सकता है। पूछो कैसे, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। अब जो है मास तो स्थिर रहेगा, तो क्या होता है, कई बार डेंसिटी बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, तब एक बढ़ेगा एक घटेगा, तब नहीं यह स्थिर रह पाएगा हैं। तो डेंसिटी वॉल्यूम में चेंज आ सकता है लेकिन मास में नहीं। तो समझ में आया कैसे पकड़ना है। अपने से भी अस्थिर रहोगे, बार बार पढ़ोगे, अच्छे से नोट बनाओगे तो दिमाग में क्या होगा, घुसेगा। समझ में आया। इस सवाल में क्या था, इस सवाल में यही पकड़ना था, ऐसे ही सवाल आएगा, हिला डालेगा। ये स्टेटमेंट दे दिया बस, तुम अब स्टेटमेंट से तुमको सोचना होगा कह का चीरा है तुम,
तो हम समझे कि स्टेटमेंट से ये कह रहा है। अच्छा, तो ये केमिकल है कि फिजिकल, अभी भी क्लियर नहीं होगा तो देखना पड़ेगा। केमिकल है कि फिजिकल, ऐसे जो टॉप लेवल का क्वेश्चन था हम करा दिए ही, तुम्हारे बुक का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एच का भी नहीं है, कंपटीशन इस सब टाइप का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे भी नहीं पूछेगा, पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वो पढ़ दिया, तुम ही ना कहता है टॉप करिए। चलो अब यहाँ पे देखो, इफ ए सेल इज प्लेसेड इन, अगर किसी सेल को प्लेस किए कहाँ पे कि डैश में, तो जो नेट फ्लो ऑफ वाटर है आउट ऑफ द सेल एंड सेल वॉल्यूम विल लूज। सेल क्या हो जा रहा है, वॉल्यूम लूज कर दे रहा है, यानी कि पानी छोड़ दे रहा है, तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक। और जब सेल श्रिंक किस सोल्यूशन में हो जाता है, श्रिंक पतला गया, हाइपरटेंशन में पतला गया था आदमी, हाइपरटोनिक। सेल सोयल किस में हो जाएगा, पो में मोटा जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आंसर सही। अब यहाँ पे देखो क्या है, हाँ, कंपाउंड किसको कहते हैं, कहाँ चले गए वो, ये कंपाउंड किसको कहते हैं, हम लोग चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे हैं। कंपाउंड जिसको कहते हैं, इट इज ए सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स रेशियो। देखो कंपाउंड का प्रॉपर्टी वही है कि वह केमिकली कंबाइन करेगा 2 चीज़, और वो भी कहाँ, फिक्स रेशियो में। मतलब H2 पानी का पानी का कंपाउंड होता है H2O, इसका फार्मूला है। तो 2 वाटर और 1 ऑक्सीजन मिलेगा तभी पानी मिलेगा, नाला का पानी भी उठा लेंगे तो 2 वाटर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा। गटर का भी पानी उठाएंगे, कुआं का भी, कहीं का भी। कंपाउंड का फार्मूले है, कंपाउंड का मतलब नेचर यही है। तो ये कंपाउंड का नेचर क्या क्या होता है इसको याद रखना है कि द सब्सटेंस ऑफ ए कंपाउंड, द सब्सटेंस आर कंबाइंडेड केमिकली विथ ईच अदर इन ए फिक्स्ड रेशियो। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। शुरुआत में बताए थे हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी कुछ और, ऑक्सीजन का कुछ और है, लेकिन दोनों मिल जाएगा तो इसका कुछ और प्रॉपर्टी हो जाएगा। समझ में आ गया। द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन ओनली, अब बताए थे जो कंपाउंड का कंपोनेंट है उसको केवल सेपरेट किया जा सकता है, जैसे पानी को तोड़ना है तो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, केमिकल प्रोसेस है, ठीक है ना। इसको फिजिकल प्रोसेस द्वारा नहीं तोड़ सकते। तो कंपाउंड के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है। एक तो कंपाउंड तब बनता है जबकि 2 या ज़्यादा सब्सटेंस मैटर आपस में कंबाइन करे तो कंपाउंड बन जाएगा। कंपाउंड की एग्जाम्पल जैसे हो गया वाटर। कंपाउंड जो होता है कंबाइन करेगा केमिकली एक दूसरे से फिक्स रेशियो में। जो कंपाउंड सब्सटेंस कंबाइन करता है कंपाउंड में केमिकली तो फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है। जो प्रॉपर्टी होता है कंपाउंड का वह डिफरेंट होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से। तीसरा, जो कंपाउंड को केवल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, केवल केमिकल मेथड से अलग करते, लाइक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। याद हो गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछता है कि आर एलॉय मिक्सचर और कंपाउंड। जो एलॉय है हमारा वो मिक्सचर है कि कंपाउंड है, बताओ। मिक्सचर है कि कंपाउंड है, मिक्सचर है। सेपरेट नहीं कर सकते लेकिन कंसिक्वेंट प्रॉपर्टी वाला गुण है। एलॉय आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, they cannot be separate into their component by physical methods, ठीक है। despite the alloy, this alloy considered to be a mixture because they retain their, देखो alloy में पूछेगा तो पता है कि मिक्सचर है, लेकिन क्यों सुनो, ये बात ना हमको याद रखना है। एलॉय को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं कंपाउंड के जैसा फिजिकल मेथड से, ये बात तो ठीक है। तो कंपाउंड पे गुण शो कर रहा है, लेकिन फिर भी इसको डालेंगे हम लोग किसके अंदर, मिक्सचर के अंदर। ये मिक्सचर के अंदर, कंपाउंड के अंदर क्यों नहीं। तो देखो जो कंपाउंड होता है वो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रॉपर्टी का, जिससे वो मिलकर बना, अपना औकात खो जाता है, अपना गुण नहीं शो करता है। लेकिन एलॉय जो है जिस कॉन्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ लिखा है एलॉय आर द कंसिडर्ड ए मिक्सचर बिकॉज दे रिटेन देयर प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट। जिस एलिमेंट से मिलकर बना है उसका प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर जो है वह सोना से मिलकर बना है तो सोना वाला प्रॉपर्टी उसके अंदर आएगा। तो एलॉय अपना, एलॉय को क्यों कहेंगे कंपाउंड या मिक्सचर, तो एलॉय को मिक्सचर कहेंगे क्योंकि उसका जो, ये वाला लाइन लिख लेना, यहाँ से लेना और यहाँ तक लिख लेना। क्यों, जो जिससे वो मिलकर बना है जिस कॉन्सिक्वेंट प्रॉपर्टी से, उसका प्रॉपर्टी शो करेगा। एलॉय शो देयर कॉन्सिक्वेंट प्रॉपर्टी। समझ में आया। अब यहाँ पर है
वाटर जो है एलिमेंट है कि कंपाउंड है? तो वाटर कंपाउंड है। क्यों? वाटर तभी बनेगा जब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन रहेगा, फिक्स रेशियो में हो रहा है कंबाइंड, तो इसका ये कंपाउंड का गुण है। तो वाटर इज मेड ओनली व्हेन 2 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन, 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन, 1 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड है। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड बिकॉज कंपाउंड ऑलवेज कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। लिख देगा ये सब, इतना बड़ा बात है ये सब लिखा हुआ ये सब, ठीक है। सब नहीं लिखना है, ये सब यहीं तक लिखना है। पूछे इसका आंसर तो क्या है, ऐसा हम समझा दिए, मेरे वीडियो रोक कर भी समझ सकते लिख लेना, ठीक है। अब ये लास्ट है तुम्हारा, ये क्या है, ये पढ़ोगे बोले यहाँ पे, हाँ अब ये पढ़ोगे ना तो तुम्हारा आगे का चैप्टर का बेस क्लियर होगा। यहीं पे चैप्टर पढ़ा के ही चैप्टर रोक दिया गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ तुमको समझाया दिया है बुक में लास्ट में, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, मिक्सचर में क्या अंतर है, एक बार फिर से समझाया गया है। तुम्हारे एनसीईआरटी में खोल के देखना, लास्ट में 2 बार समझाया गया है। चलो एक जगह इसको हम लिख दिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। चलिए देखो कि बहुत ही कन्फ्यूजन होता है इसमें। ऐसे सवाल पूछता है कि व्हाट इज ए सब्सटेंस, व्हाट इज ए सब्सटेंस, वो सब्सटेंस क्या होगा, मतलब वो मेटेरियल क्या होगा जो कि मेड अप ऑफ 1 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड, जो एक और अधिक एलिमेंट या कंपाउंड से मिलकर बना है, उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर लिख रहा है एक या अधिक तत्व या यौगिक से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं। एटम, मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, क्या कहेंगे, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पर क्या करते हैं, कहाँ चले गए हम लोग। अच्छा आप ऊपर कर लेते आ ही गया। चलिए देखो, तो क्या कहते हैं उसको, ठीक है। अब उसके बाद तो यहाँ पे देखिए, तो हम पहले डेफिनेशन समझेंगे कंपाउंड का क्या होता है, ठीक है। कंपाउंड किसको कहते हैं, यौगिक। तो यहाँ देखो, कंपाउंड को हिंदी में कहेंगे यौगिक। इसका डेफिनेशन है व्हेन 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कंबाइन करेगा एक फिक्स्ड रेशियो में, तो क्या बनेगा कंपाउंड। जब 2 या 2 से अधिक तत्व एलिमेंट एक निश्चित अनुपात में यानी कि फिक्स्ड रेशियो में मिलाया जाता है तो कंपाउंड यानी कि यौगिक बनता है। जैसे कि हाइड्रोजन 2 वो 1 ऑक्सीजन मिलेगा तभी वाटर बनेगा, एक यानी 1 Cl बनेगा तभी नमक बनेगा। ये कंपाउंड जो होता है प्योर सब्सटेंस होता है, बता ही दिए। इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये अपना हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, नो शो नहीं करेगा। इसको सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, नो फिजिकल मेथड नहीं, केमिकल मेथड से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो बता ही दिए। मिक्सचर किसको कहते हैं, द सब्सटेंस मेड अप ऑफ 1 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड, जो एक या एक से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड से मिलकर बने, इसको क्या कहते हैं, मिक्सचर, ठीक है ना। जैसे कि एक या एक अधिक तत्वों से मिलकर बना तत्व यौगिक से मिलकर बनता है, उसको क्या कहते हैं, पदार्थ, नहीं मिश्रण। जैसे मिश्रण का एग्जांपल क्या बताए थे मिक्सचर के, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। जैसे हेट्रोजेनियस का बताए थे कोलाइडल सस्पेंशन और होमोजेनियस का सॉल्यूशन। ये फिक्स रेशियो में नहीं मिलता है, इसका फिक्स रेशियो में मिलना नहीं जरूरी है। बताया था ना कि 1 चम्मच चीनी रखेगा तब भी वही चाय बन जाएगा, आधा क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म, उसमें कोई नियम ऐसा नहीं कि 1 चम्मच चीनी रखेगा, 2 चम्मच चाय रखेगा, दूध रखेगा तभी चीज चाय बनेगा, ठीक है। ये अपना औकात नहीं बोलता, ये अपना कंस्टिट्यूएंट्स का प्रॉपर्टी शो करता है। चाय बनाते तो चीनी का स्वाद आएगा, नमक का आएगा और दूध का आएगा, चाय पत्ती का आएगा, ये सब का आएगा। फिर उसके बाद एटम किसको कहते हैं, जो अगर सेपरेट चलने वाला है। तो देखो, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन देयर प्रॉपर्टी ऑफ ए केमिकल एलिमेंट, परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो किसी रासायनिक तत्व या गुण धर्म को बनाए रखता है। दुनिया का जितना भी एलिमेंट, कंपाउंड, ये सब डीज डेट पढ़े हैं, उस सब का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम। सब चीज़ एटम से मिलकर ही बनता है। एटम से मिलकर क्या बनेगा, एलिमेंट, एलिमेंट से मिलकर क्या बन जाएगा, कंपाउंड, कंपाउंड से मिलकर क्या बन जाएगा, मैटर, मैटर से क्या बन जाएगा, दुनिया। अच्छा, तो हमारे अंदर भी मैटर है, अंदर में है, अंदर के सेल के अंदर एटम होगा, बताया जाएगा। अभी एटम वाला चैप्टर पे नहीं, तो अभी आप देखो, यह स्वतंत्र अवस्था में
जानेंगे हम लोग के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है कि नहीं, ठीक है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता, ये फ्रीली नेचर में नहीं मिलता, ये फ्रीली नेचर में नहीं मिलता, नहीं मिलेगा कभी फ्रीली नेचर में मतलब एटम, नेचर मतलब फ्री नेचर में नहीं मिलेगा, अकेला नहीं मिलेगा एटम, ठीक है साथ ही में मिलेगा। हाँ, ये परमाणु की जो एटम पर आएंगे तो इसके अंदर में न्यूक्लियस रहता है, इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेगा, बाहर में इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना रहता है। फिर जो एलिमेंट होता है ये शुद्ध पदार्थ है, प्योर है, ये एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना रहता है, एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना रहा तो एलिमेंट। जब दो या दो अधिक एटम कंबाइन हो जाए तो बन जाता है मॉलिक्यूल, जैसे HH है क्या बन जाएगा H2। तब आते इस सवाल का जवाब कैसे देंगे, सारा डेफिनेशन याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन, यहीं से शुरुआत हुआ था। व्हाट इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट और कंपाउंड। तो यहाँ पे देखो कंपाउंड जिसमें बोली दिया, एलिमेंट बोली दिया थी, दोनों होगा नहीं, कंपाउंड से मिलके कंपाउंड बन जाएगा, एलिमेंट से मिलके नहीं ना। एटम क्या होता है, एटम से सबसे छोटा चीज होता है, ठीक है, तो उससे थोड़ी ना बनता है। एटम से मिलके कोई और चीज बन सकता है, कोई और चीज से मिलके एटम थोड़ी बन जाएगा। एटम तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनेगा, तो इसको भी काट दिए। अब देखो मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या बताया, जब एटम कंबाइन हो, ये भी नहीं होगा तो बच गया। ये समझ आया चाहे नहीं है, आंसर पढ़ दिए, फिर भी तो हम बता ही दिए। अपने से भी सबको पढ़ेगा बैठेगा फिर दिक्कत होगा तो हमारे पास आएगा, एक ही दिन में थोड़ी सीख जाएगा। तो ये चैप्टर यहीं तक है। जय माता दी, समाप्त।